हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्नलाइजेशन। बेहद इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक बच्चों। ज्यादातर बच्चे इसे रटते हैं। यहां पर वर्नलाइजेशन बोला जाएगा। इसी का एक नाम होता है बेटा यारोविजेशन। यारोविजेशन, ओके। इसी का एक नाम होता है बच्चों स्प्रिंगिफिकेशन। इसे ही बोला जाता है स्प्रिंगिफिकेशन। और स्प्रिंग तो आप जानते हैं बसंत, इसीलिए हिंदी में इसे बोलते हैं बसंतीकरण। बसंतीकरण। तो वर्नलाइजेशन, यारोविजेशन एंड स्प्रिंगिफिकेशन, तो ये दो नाम आपको और ध्यान रखना। एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर करके कंसेप्चुअली बिल्कुल क्रिस्टल समझिएगा ताकि कभी याद ना करना पड़े। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिरकार ये है क्या, वर्नलाइजेशन कब बोला जाएगा और कौन सी प्रोसेस है। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए लिखते हैं प्रमोशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग। प्रमोशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग नहीं, मतलब जिस टाइम पे फ्लावरिंग होती है उससे पहले। तो प्रमोशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर, और इसे ही हम बोल सकते हैं क्या, कोल्ड ट्रीटमेंट। पहला पॉइंट यही याद रखिए कि पहली चीज तो इससे ये क्यों किस काम के लिए किया जाता है, फ्लावरिंग के लिए, अर्ली फ्लावरिंग के लिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लो टेम्परेचर। क्या है? लो टेम्परेचर। ओके, आखिरकार अगर हम लो टेम्परेचर दे देते हैं तो होता क्या है, मतलब वर्नलाइजेशन करने से क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, इट इज एसोसिएटेड विद, एक एक बात आपको समझ में आएगी बच्चों। इट इज एसोसिएटेड विद, किससे, सुनिएगा, प्रिवेंशन ऑफ प्रिकॉशियस reproductive developmental late or delay in growing season। हम तो यही चाहेंगे कि किसी भी सीड को अगर हम ग्रो करें तो बाकी सब हमारे काम की जो चीज नहीं है वो हमें नहीं चाहिए, रूट स्टेम लीफ ये सब नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट ग्रेन्स मिल जाए। हम तो यही चाहेंगे कि भाई जैसे ही जर्मिनेट हो तुरंत ग्रेन्स मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, एक नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के बाद ही फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटनिंग होती है, तभी ग्रेन्स मिलते हैं। लेकिन वो सब हमारे काम का नहीं है। हमें तो मतलब की बात चाहिए कि हमारे काम का क्या है कि ग्रेन चाहिए। तो जैसे ही जर्मिनेट हो ग्रेन मिल जाए, हमारा समय खराब ना हो। ओके, तो हमने कहा फिर ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है जो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव। अगर आप किसी भी सीड को या किसी भी प्लांट के पार्ट को वर्नलाइजेशन के थ्रू या प्रोसेस से गुजार देंगे लो टेम्परेचर देके, तो एग्जैक्टली होगा क्या कि वो प्रिवेंशन कर देगा, रोक देगा प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल डिले। मतलब जो रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में जो देरी होती है उसको वो प्रिवेंट करता है, मतलब उसे वो पहले लाता है। तो क्या करेगा, हॉस्टेनिंग द या इनहांस द अर्ली फ्लावरिंग, जल्दी फ्लावरिंग कराएगा से ग्रोइंग सीजन। ओके, और इसके आगे लिखते हैं इट कैन अलाउ टू रीच अप at maturity within same ग्रोइंग सीजन। उसी ग्रोइंग सीजन के अंदर ये सारे काम करा देगा।
मतलब कि जिस ग्रोइंग सीजन में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है उसी ग्रोइंग सीजन, उसके पहले का जो पार्ट होता है उसको खत्म करके अगर आपने वर्नलाइजेशन किया है तो वो उसी सेम ग्रोइंग सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ भी करा देगा, सीडलिंग्स भी बना देगा और पूरी तरह से डेवलप भी करा देगा, फ्लावरिंग भी करा देगा और ग्रेन्स भी दे देगा। ठीक, लेकिन ऐसा कब होगा? जब वर्नलाइजेशन प्रोसेस आप फॉलो किए रहेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कि आखिरकार इसके लिए, वर्नलाइजेशन के लिए आखिरकार रिक्वायरमेंट्स, जरूरतें भी तो देखनी पड़ेंगी कि आखिरकार क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो जरूरतें, आइए देखते हैं। जरूरतों में सबसे पहला पार्ट ये है एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल्स चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए? प्रॉपर नरिशमेंट। नरिशमेंट भी अच्छा, मतलब मीडियम अच्छा होना चाहिए। सी क्या चाहिए हमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लो टेम्परेचर। कितना? 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक। ये सब कहां पर होगा? लेबोरेटरी के अंदर। और लास्ट जो जरूरत है, जो होनी ही चाहिए, वो है प्रॉपर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब समझ गए होंगे, वाटर। एंड एरिएशन का मतलब समझ गए होंगे, ऑक्सीजन। तो यहां पर मैंने बता दिया आपको कि वर्नलाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पहला यहां पर आ सकता है सीड। क्या आएगा? सीड। ओके, दूसरे नंबर पे आएगा यहां पर सूट टिप बोलिए या फिर अपेक्स बोलिए, तो वो भी क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक। अच्छा, सीड के अलावा आप बड ले सकते हैं, सूट टिप या अपेक्स ले सकते हैं, एम्ब्रियो टिप्स ले सकते हैं, और एम्ब्रियो की टिप्स भी क्या है? मेरिस्टेमेटिक है। नेक्स्ट जो आप ले सकते हैं वो डेवलपिंग लीफ टिप्स बट नॉट लीव्स। जैसा कि आप जानते हैं फोटो पीरियोडिज्म के अंदर बच्चों लीव्स ही साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क था, लेकिन यहां पर आप लीव्स को नहीं ले सकते हैं जो डेवलप्ड है, बल्कि डेवलपिंग लीफ हो तो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी, लीफ टिप हो तो होंगी, लेकिन कभी भी आप लीफ को, डेवलप्ड लीव्स को कभी भी आप वर्नलाइजेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। तो आप देखो वर्नलाइजेशन बेसिकली है क्या और करता क्या है, और इसके बाद क्या जरूरतें हैं वर्नलाइजेशन के लिए। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिरकार वर्नलाइजेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है। वर्नलाइजेशन जो है वो किन किन प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहां पर अगर बोला जाए तो ये एप्लीकेबल है विंटर एनुअल्स having two varieties, winter variety and spring variety। विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी, जो ऐसे विंटर के एनुअल्स क्या होते हैं? जो एक ही ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिनकी 2 वैरायटीज हैं, सब पे एप्लीकेबल नहीं है ये, तो हम कहेंगे एप्लीकेबल ऑन, यहां पर लिखा जाएगा एप्लीकेबल ऑन। ये वर्नलाइजेशन जो है सब पर एप्लीकेबल नहीं है,
ये applicable on winter annuals जो having two varieties, winter variety और spring variety। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर कौन कौन आएगा, व्हीट आएगा, खाने में यूज होता है, बार्ले आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट फूड प्लांट है यहाँ पर, और राई आएगा, व्हीट, बार्ले और राई। तो बोला ही गया कि सर यहाँ पर ये अप्लीकेबल तो है विंटर एनुअल्स पे, और किस पे अप्लीकेबल है, और कौन इसके एग्जांपल हो जाते हैं। तो बोले एनुअल्स का मतलब क्या है, क्या एक साल में जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, क्या नहीं, एक ग्रोइंग सीजन में जो कंप्लीट करे उसे बोलेंगे एनुअल्स। इसके अलावा यहां पर ये अप्लीकेबल है किस पे, बाइनियल्स पे, किस पे, बाइनियल्स पे। अब बाइनियल्स क्या होते हैं, प्लांट्स कंप्लीट, प्लांट्स which complete life cycle in two growing season, दो ग्रोइंग सीजन में जो कंप्लीट करें वो क्या है, बाइनियल। और एनुअल किसे बोलेंगे, प्लांट्स which complete life cycle in one growing season, they are called the annuals। इन्हें क्या बोलेंगे, एनुअल्स। ओके, इन्हें क्या बोलेंगे, बाइनियल्स। ठीक है, बाइनियल्स के साथ साथ यहां पर ये जो बाइनियल्स हैं ये जनरली मोनोकार्पिक है। क्या है, मोनोकार्पिक। और मोनोकार्पिक प्लांट्स का मतलब क्या है बच्चों, ये भी आप समझिए। मोनोकार्पिक प्लांट्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ, पूरे लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ओनली वन टाइम, और सेकेंड सीजन में वो मर जाते हैं। तो यहां पे प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस, प्लांट्स फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ एंड डाई इन सेकेंड सीजन। दूसरे सीजन में वो क्या हो जाए, मर जाए। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोकार्पिक। दोनों वर्ड याद रखिएगा, एक तो एनुअल क्या है, दूसरा बाइनियल क्या है, ये मोनोकार्पिक क्या है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, अगर दो से ज्यादा ग्रोइंग सीजन ले तो पेरिनियल बोल दें, और अगर एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करे तो पॉलीकार्पिक बोल सकते हैं। अब सवाल ये कि इनका एग्जाम्पल कौन कौन है। एग्जाम्पल में अगर बोला जाए तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई ने पूछ रखा है, कैरट आएगा, नेक्स्ट आएगा बच्चों कैबेज, और एक आएगा सुगर बीट। तो सुगर बीट, कैरट और कैबेज ये पूछा गया है, तो इनको ध्यान रखिए। क्या होता है वर्नलाइजेशन, और क्या करता है, और किस पर एप्लीकेबल होता है, और इसकी जरूरतें क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं आप, क्या क्या जुटाना पड़ेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके ऊपर आप करेंगे ये ध्यान रखिएगा। सीड है, बड है, सूट टिप या अपेक्स है, इन सब की रिक्वायरमेंट है। बड़े क्लियर तरीके से मैंने आपको एग्जांपल्स क्लियर किए हैं, वर्ड्स क्लियर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार जो वर्नलाइजेशन है वो या तो विंटर और स्प्रिंग वैरायटी पे यहां पर एप्लीकेबल होगा, या फिर ये किस पे एप्लीकेबल होगा, जो बाइनियल प्लांट्स हैं और मोनोकार्पिक है। तो हमने कहा हमें एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझ में आनी चाहिए। कैसे, देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, यहां तक की बात तो हर नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे तक आती है। इसके बाद की बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, ताकि आप ये समझ पाए कि एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे हम लोग वर्नलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल के लिए विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट लिया। क्या लिया, विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट हमने लिया। अब विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट, अच्छा इसकी दो वैरायटीज हैं, विंटर और स्प्रिंग। तो आप बताओ, जैसे अगर हमारे पास यहां पर स्प्रिंग वैरायटी है,
क्या है? स्प्रिंग वैरायटी। तो हम क्या करें, स्प्रिंग वैरायटी को प्लांटेड, यहां पे प्लांटेड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में ही हम इसे बोएं और यहां पर फ्लावरिंग एंड प्रोड्यूस grains before and of ग्रोइंग सीजन। मतलब उसी ग्रोइंग सीजन में क्या कर देता है, ये फ्लावरिंग भी कर दे। मतलब देखिए वैरायटी कौन सी है, स्प्रिंग वैरायटी। इसको आपने कब बोया है, स्प्रिंग में, और इसी स्प्रिंग के अंदर ही इसने फ्लावरिंग भी किया, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ कर चुका होगा, फ्लावरिंग किया और ग्रेन्स भी प्रोड्यूस किया ग्रोइंग सीजन खत्म होने के पहले। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि स्प्रिंग वैरायटी को ऐसे ऑब्टेन किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हमने ये कहा विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट की बात करते हैं, और इसके हम अगर नॉर्मल क्रॉप साइकिल देखें, नॉर्मल क्रॉप साइकिल अगर हम देखें तो हमें ये नजर, बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों, ये चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। नॉर्मली सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं कि एक तो ऑटम, फिर आता है विंटर, फिर आता है स्प्रिंग, और फिर आता है मिड समर। ये सीजन है ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और मिड समर। और नॉर्मल अगर विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट जो होती है, आप जानते हैं इसमें हम लोग सीड को कब बोते हैं, नॉर्मली बिना कुछ किए नॉर्मल खेत में सीड को हम कब बोते हैं, जब वही ठंड की शुरुआत होती है, जस्ट स्टार्टिंग, विंटर नहीं होती है, तो ऑटम में बोते हैं। और यहां पर छोटे छोटे जो सीडलिंग्स आ जाते हैं, सीडलिंग्स ग्रोथ जो हो जाती है वो हो जाती है कब, विंटर में। स्प्रिंग आते आते यहां पर क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट, और साथ में यहीं पर होती है फ्लावरिंग, यहां पर क्या होती है, फ्लावरिंग। ठीक है, अब स्प्रिंग में क्या हो रही है, फ्लावरिंग। अब आप बताओ, यहां फ्लावरिंग हो रही है और ऑटम और विंटर आपका निकल गया, क्या ये आपको ऑटम और विंटर, खेत तो आपका फंसा रह गया, फायदा आपको कुछ नहीं हुआ। फायदा आपको तब होगा जब फ्लावरिंग होगी और ग्रेन्स मिलेंगे, और फ्लावरिंग तो हो रही है स्प्रिंग में। तो आप बताओ, आपका खेत तो ऑटम विंटर भी फंसा रह गया ना, जहां। अच्छा, तो बोले सर हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हम स्प्रिंग में ही बोएं और स्प्रिंग में ही सारी सीड सोइंग भी स्प्रिंग में करें, वेजिटेटिव सीडलिंग ग्रोथ भी हो, वेजिटेटिव ग्रोथ भी और फ्लावरिंग भी हो, और साथ के साथ हम आगे मिड समर में हम उसे हार्वेस्टिंग कर लें या काट लें। तो आप बताओ, यहां पे नॉर्मल क्रॉप साइकिल आपने क्या देखी बताइए, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और मिड समर। तो इन दोनों को तो हमें जानबूझ के यहां बोना पड़ रहा है ताकि यहां तक पहुंचते पहुंचते वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए। अगर मैं कहूं ऑटम और विंटर जो है ये दोनों सीजन दे, इस सीजन में आप बताओ मिट्टी के अंदर जो सीड है उसको क्या मिल रहा है, मार्क्ड बाय लो टेम्परेचर। यहां पर मार्क्ड बाय लो टेम्परेचर, इस दौरान क्या मिल रहा है, लो टेम्परेचर। जबकि ये जो लो टेम्परेचर खेत में मिल रहा है वो चीज आपके फायदे की नहीं है। क्यों कि ना तो सीड सोइंग, सीडलिंग ग्रोथ, इसमें जितना टाइम जा रहा है, इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका खेत फंसा हुआ है, आप चाहें तो दूसरी फसल लगा सकते थे, लेकिन अब फंसा हुआ है क्योंकि ये नॉर्मल क्रॉप साइकिल है। तो हमने कहा ठीक है, मान लीजिए अच्छा हम क्या चाहते हैं, हमारा केवल एक सिंपल सा मुद्दा है कि हम ऑटम और विंटर वाले समय को गंवा देना, खत्म कर देना चाहते हैं। हम कोई और फसल बोलें जो ऑटम और विंटर में हमें ग्रेन्स दे दे। हम इस फसल को हम चाहते हैं स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग में ही हमारा काम है, तो स्प्रिंग में ही बोएं, स्प्रिंग में ही सारा ग्रोथ हो और मिड समर में हम जाते जाते काट लें। तो आप बताओ हमारा टाइम जो है वो बच गया।
तो हम एक साल के अंदर क्या कर सकते हैं, ज्यादा फसल ग्रो कर सकते हैं बच्चों। तो आप एग्जैक्ट समझ सकते हो वर्नलाइजेशन का फायदा। लेकिन अभी मैंने वर्नलाइजेशन नहीं कहा, मैंने कहा नॉर्मल में क्या करते हैं, नॉर्मल से क्या नुकसान हो रहा है हमारा, कि ये टाइम ज्यादा जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है, इसको हमें बचाना है। और इस दौरान मिट्टी के अंदर जब खेत में आप सीड बोते हैं तो वो क्या मिलता है सीड को, केवल लो टेम्परेचर। ओके, हमने कहा एक काम करो, इस बार हम क्या करेंगे कि ऑटम आएगा लेकिन हम हीट को नहीं बोएंगे, विंटर आएगा हम नहीं बोएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे जब स्प्रिंग आएगा और स्प्रिंग में हम सीड को क्या करेंगे, सो करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा विंटर वैरायटी ऑफ हीट को हम स्प्रिंग में, सुनना ध्यान से, यहां पे क्या हमने सीड को कोई भी किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं। तो हमने कहा यहां पर हम क्या इंतजार कर रहे हैं, हम यहां पर जो वेट कर रहे हैं वो क्या इंतजार कर रहे हैं, इंतजार ये कर रहे हैं कि आखिरकार यहां पर विंटर वैरायटी ऑफ हीट को ऑटम आएगा, विंटर आएगा और बीत जाएगा, हम नहीं बोएंगे, दोनों सीजन निकाल देंगे, हम आएंगे कब, स्प्रिंग में। अब जब स्प्रिंग में आएंगे तो यहां पर ये आया स्प्रिंग, और स्प्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, यहां सीड की सोइंग करेंगे। क्या करेंगे, स्प्रिंग में सीड की क्या करेंगे, सोइंग। जब स्प्रिंग में हम सीड सोइंग करेंगे तो हमारे पास दो विकल्प होंगे, हमारे पास दो विकल्प यहां पर होंगे। बोले कौन कौन सा, एक विकल्प हमारे पास होगा नो जर्मिनेशन का, कि कोई जर्मिनेशन ही ना हो, कोई जर्मिनेशन ही ना हो, क्योंकि सीजन ही नहीं है तो हो सकता है कोई जर्मिनेशन ही ना हो। मतलब कि यहां पर जब जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो आप बताओ यहां पर फ्लावरिंग भी नहीं होगी और ना ही आपको ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हुए मिलेंगे, दोनों चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा यहां पर जो है अब दूसरा केस क्या है कि जैसे ही आपने बोया, अब स्प्रिंग में ही यहां पर जर्मिनेशन हुआ, स्प्रिंग में ही क्या हुआ, जर्मिनेशन, यहां पर जर्मिनेशन हुआ। ठीक है, किसका, सीड का जर्मिनेशन हुआ। इसके बाद सुनना, सीडलिंग की ग्रोथ हुई, यहां पर सीड का जर्मिनेशन हुआ और सीडलिंग की ग्रोथ हुई, और यहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ हुई। क्या हुई, वेजिटेटिव ग्रोथ हुई। और वेजिटेटिव ग्रोथ होते होते क्या आ गया, मिड समर। आप बताओ, वेजिटेटिव ग्रोथ हुई और यहां पर अब क्या आ गया, मिड समर। ये सारी चीजें तो क्या हुई, इन स्प्रिंग, ये सारी चीजें हुई इन स्प्रिंग। ठीक है, क्योंकि आप तो बड़े चालाक बने थे। लेकिन अब जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हुई, यहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गई, तो अब जब फ्लावरिंग करने की बारी आई तो यहां पर क्या आ चुका था बेटा, मिड समर, यहां पर मिड समर आ चुका था। आप बताओ यहां पर मिड समर जब आ गया तो क्या ये फ्लावरिंग कर पाएगा, क्या इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होंगी, नहीं। क्या बोलेंगे आप कि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल लेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, यहां पर अगर लिखा जाए तो बोलेंगे रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल लेट। यहां पर लिखा जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब यहां पर फ्लावरिंग वगैरह में यहां पर क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल लेट। अब आप बताओ यहां पर ये लेट जो है इसी को बचाना चाहिए हमें, इसी को बचा लेंगे तो ये दोनों सीजन हमारे खत्म हो जाएंगे, हम डायरेक्टली स्प्रिंग में से ही स्टार्ट करेंगे। बोले हाँ, तो बोले क्या करना चाहिए उसके लिए, बोले विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट को, इसी गेहूं को आप क्या करो, डिलेड सोइंग करो। लेकिन डिले सोइंग करने से पहले डिलेड सोइंग ऑफ वर्नलाइज्ड सीड, उधर देखिए आप अनवर्नलाइज्ड सीड था, लो टेम्परेचर नहीं दिया था। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, वर्नलाइज्ड सीड, मतलब कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट आप दे चुके हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब आपने ऑटम और विंटर को स्किप कर दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि इन स्प्रिंग, यहां पर इन स्प्रिंग के अंदर ही आप क्या करेंगे, सीड की सोइंग करेंगे। ठीक है, इसी स्प्रिंग में ही अब होगी सीडलिंग की ग्रोथ। ओके, और इसी में
वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगी, यहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट भी होगी, और इसी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद इसी सीजन में क्या होगी, फ्लावरिंग। ये सब कुछ कहां होगा, स्प्रिंग में। पहले भी फ्लावरिंग यही होती थी, और इतना होते होते आ जाएगा आपका मिड समर, और मिड समर के आते ही आप क्या कर लेंगे, हार्वेस्टिंग। क्या करेंगे बच्चों, हार्वेस्टिंग। अब आप देखिए यहां ऑटम और विंटर में जो लो टेम्परेचर मिलता था उसे नेचुरली वही आपने लेबोरेटरी के अंदर वर्नलाइज कर लिया सीड को लो टेम्परेचर देके, तो उसे लगा ऑटम विंटर बीत गया, और आप इंतजार करें, ऑटम में नहीं बोया, विंटर में नहीं बोया, स्प्रिंग में आपने बोया, और पूरा। अब आप बताओ जो ऑटम और विंटर का समय है उसे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ने बचा दिया कि नहीं बचा दिया। अब इस ऑटम और विंटर के टाइम पे आपका खेत फंसा नहीं रहेगा, आप उस खेत के अंदर कोई भी चीज बो के ग्रो कर सकते हैं। मतलब अब आपका टाइम पास नहीं होगा, टाइम खराब नहीं होगा, आपको सेम वही फसल सिर्फ लो टेम्परेचर देने की वजह से स्प्रिंग और मिड समर में ही तैयार हो जाएगी, जो कि पहले ऑटम और विंटर दो वेस्टेज ऑफ सीजन लेती थी, बेकार की बात होती थी, वो हमारे किसी काम का नहीं होता था। तो आप समझ गए वर्नलाइजेशन क्या फर्क डाल सकता है बच्चों। और साथ में मैं ये एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये भी है कि कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इस बात पे डिपेंड करती है कि लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट उन्हें कितना और कितनी देर तक दिया गया, कितना बेहतर दिया गया। कारण ये है कि उससे डिपेंड करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फ्लावर, और क्वांटिटी और क्वालिटी ही डिसाइड करती है प्रोडक्टिविटी। ओके, अब सवाल आता है कि इस विंटर वैरायटी के एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि नॉर्मली हम ऑटम विंटर स्प्रिंग मिड समर लेते थे एक नॉर्मल क्रॉप ऑफ साइकिल में, लेकिन अगर हमने ऑटम विंटर इंतजार किया और उसी सीड को बिना लो टेम्परेचर दिए अगर ग्रो किया तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, लेकिन हमारा दोनों में नुकसान है, किसी में हमें फ्लावरिंग नहीं मिली। तो लेकिन अगर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे देंगे तो आप यहाँ पर स्प्रिंग और मिड समर दोनों में ही ये काम कर लेंगे। तो आप बताओ यहाँ पर जो लेट हो रहा था, यहाँ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट हो रहा था, वो क्या हो गया, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल लेट, प्रिवेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल लेट किसके द्वारा, बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ओके, तो ये आपका आएगा यहां पर कि किस तरीके से वर्नलाइजेशन फायदेमंद है। अब यहां पर बेटा दो इंपॉर्टेंस होती हैं वर्नलाइजेशन की, पहली इंपॉर्टेंस एक और दूसरी इंपॉर्टेंस, दो इंपॉर्टेंस मुझबानी सुन लीजिए। अगर आपका समय बच गया ऑटम विंटर का तो आप साल भर के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, पहला फायदा। और दूसरा, वर्नलाइजेशन की वजह से जो सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के बीच का टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, तो फ्लावरिंग अर्ली हो गई और सेम ग्रोइंग सीजन में हो गई, सेम ही ग्रोइंग सीजन में मैच्योरिटी भी आ गई, आपको ग्रेन्स भी मिल गए। तो ये पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप ऑटम में गेहूं के सीड को बोते हैं और अगर कड़ाके की ठंड पड़ गई तो वो पूरे के पूरे सीडलिंग बर्बाद हो जाएंगे। आपने गांव देश में देखा होगा कि जो गेहूं है वो ठंड की वजह से पूरा का पूरा खत्म हो गया, फसल बर्बाद हो गई। लेकिन जब आप वर्नलाइज्ड सीड को ग्रो करेंगे तो आप ऑटम और विंटर से तो लेना देना ही नहीं है। तो आप बताओ, जो कड़ाके की ठंड आपकी फसल को बर्बाद कर दी थी उससे भी आप बचा लेगा और स्प्रिंग में आप ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब अवॉइडिंग ऑफ द किलिंग ऑफ क्रॉप्स बाय द सीवियर कोल्ड या सीवियर विंटर, इससे क्या हो जाएगा, आप बच जाओगे। तो ये दोनों फायदे वर्नलाइजेशन के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक पॉइंट छोटा सा छूटा हुआ है फोटो पीरियोडिज्म का, वो मैं बता देता हूं आपको। एग्जैक्टली फोटो पीरियोडिज्म में जो लाइट है और डार्क है, लाइट का मतलब जब सन हो तो लाइट बोलेंगे, जब सन नहीं हो तो डार्क बोलेंगे। अब रात में सन नहीं होता है तो रात में नाइट को डार्क बोलेंगे, लेकिन दिन में भी बादल हो जाए,
बारिश होने लगे या फिर ठंड में आप कई दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते हो, सनलाइट नहीं प्रेजेंट होती है, वो भी डार्क ही काउंट होता है। अगर किसी प्लांट को कंटिन्यूअसली 15 घंटे का डार्क चाहिए तब कैसे आप दे पाओगे? अगर नाइट को ही डार्क मानोगे तो नाइट जो है वो 12 घंटे का डार्क तो माना जाता है, लेकिन अगर उसके जस्ट बाद जो सुबह हो, उस सुबह में कोई भी सनलाइट प्रेजेंट ना हो, बादल हो, बारिश हो या ठंड का मौसम हो जिसमें सूरज नहीं निकलता है, तो उसे भी प्लांट के लिए डार्क आवर में काउंट किया जाता है। मतलब दिन का मतलब हमेशा लाइट नहीं है। दिन में अगर बादल है, बारिश है और ठंड का मौसम है और सूरज नहीं है तो वो प्लांट के लिए क्या होगा? डार्क आवर में काउंट किया जाता है। तो कंटिन्यूअसली आप तो जानते हैं एसडीपी के लिए डार्क आवर्स क्या होते हैं? डार्क पीरियड। लाइट सेंसिटिव तो लगातार 16 घंटे का डार्क कब मिल पाएगा? जब बादल, बारिश और ठंड का मौसम। इसीलिए ऑटम, विंटर और जो स्प्रिंग वाले प्लांट फ्लावर करते हैं वो बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। लेकिन और वैसे भी कंटिन्यूअसली वहां पे डार्क आवर्स मिल जाते हैं, जो लाइट बीच में आती ही नहीं। सर्दियों में आप बहुत दिनों तक सूरज के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो डार्क ही काउंट होता है। लेकिन अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात करें बच्चों, तो उसमें लॉन्ग डे प्लांट में बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए किसी को 20 घंटे का लाइट आवर चाहिए, तो आप बताओ 12 घंटे का ही तो दिन होता है। तो आप कहोगे सर फिर तो रात आ जाएगी 12 घंटे बाद, तो 8 घंटे कैसे? बेटा 12 घंटे आज पूरा सनलाइट उसे मिला या 4 घंटे मिला क्योंकि बादल रहे, ठंड रही, तो जब तक उसे 20 घंटे नहीं मिल जाएंगे तब तक वो फ्लावर नहीं करेगा। तो आप कहोगे सर बीच में तो डार्क भी आ गया। तो बेटा लॉन्ग डे प्लांट का जो लाइट पीरियड है वो सेंसिटिव है ही नहीं है डार्क से। केवल शॉर्ट डे प्लांट का डार्क पीरियड लाइट सेंसिटिव होता है, तो उससे कोई लेना देना ही नहीं। अगर 20 घंटे उस लॉन्ग डे प्लांट को चाहिए तो वो 10 दिन में 20 घंटे पूरे होंगे तब फ्लावर करेगा। लेकिन अगर एसडीपी को 20 घंटे का डार्क चाहिए तो वो कंटिन्यूअस अगर मिलेगा, मतलब आज 12 घंटे की रात काउंट करो और कल 8 घंटे एटलीस्ट सन की अब्सेंस होनी चाहिए, बादल होने चाहिए, बारिश होनी चाहिए, ठंड होना चाहिए, सनलाइट नहीं होनी चाहिए, तभी 30 घंटे वो काउंट होगा। अगर बीच में जरा सी लाइट आई तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मतलब डार्क पीरियड इज लाइट सेंसिटिव इन एसडीपी। अगर जरा सी भी लाइट आ गई तो वो फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देगी। तो यही एक पॉइंट था जो बच्चों के दिमाग में आता है। तो इट्स ऑल अबाउट द वर्नलाइजेशन एंड द फोटो पीरियोडिज्म। हर चैप्टर के बेहद मजबूत और कंसेप्चुअल टॉपिक्स को आप तक पहुंचाते रहेंगे बेटा। आप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके, और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोस के आप तक पहुंच सके। और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ना याद करना है ना रटना है, बिल्कुल कंसेप्चुअली आप समझेंगे। एनसीईआरटी आपको पढ़नी रटनी नहीं पड़ेगी। और नीट के लिए लगातार सिर्फ एक बात याद रखिए, पढ़ने से ही भला होगा। पढ़ते रहेंगे वही आपको जीत दिला सकता है, कोई नथिंग, कुछ भी नहीं। बहुत सारा कचरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, लोग बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये सब बातें नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ाई की बात कर रहा। तो इसलिए आप टू द पॉइंट बिल्कुल पढ़िए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। इसी गुजारिश के साथ आपकी सेफ्टी की दुआ करते हुए बेटा आप घर में अच्छे से अपनी नीट की तैयारी करते रहिए और हमारा पूरा सहयोग और हम आपके साथ सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद भी हैं, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता हमेशा से बहुत ज्यादा बॉन्डेड रहा है, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ रहा है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।